नमस्कार, हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं आपको यूपी एपीओ एग्जाम से रिलेटेड संबंधित सारी जानकारी वो देने वाली हूं जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। आपको क्या लगा? तो कॉन्स्टिट्यूशन इस बार के एपीओ एग्जाम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेकिन थोड़ा सा कम पार्ट है, लेकिन इंपॉर्टेंट जरूर है। अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्लिसिटली पूछा नहीं जाता था। आप अगर पुराने पेपर्स देखेंगे तो उसमें आपको पॉलिटी के क्वेश्चंस दिखते थे या कुछ ऐसे क्वेश्चंस दिखते थे कि जो कि आप ये समझ सकते हैं कि एक मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट था या आपका पॉलिटी का पार्ट था। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस जो है वो अब तक नहीं पूछे जा रहे थे डायरेक्टली। लेकिन अब कॉन्स्टिट्यूशन को प्रॉपरली ऐड कर दिया गया है 10 मार्क्स के साथ। तो अगर मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन की वेटेज और इंपॉर्टेंस बताती हूं तो कॉन्स्टिट्यूशन अब हमारे एग्जाम में 10 मार्क्स का आने वाला है। अब 10 मार्क्स भले ही बाकी मार्क्स के कंपैरिजन में कम लग सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि बीएनएस की जो वेटेज है वो 35 मार्क्स है, बीएससी की वेटेज 20 मार्क्स है, बीएनएसएस की वेटेज 15 मार्क्स है और कॉन्स्टिट्यूशन की जो वेटेज है वो 10 मार्क्स है। तो ये बाकियों के कंपैरिजन में तो कम है, लेकिन जब हम मार्क्स को सिक्योर करने की बात करते हैं, जब हमें एक एक मार्क हमारे लिए जब इंपॉर्टेंट है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 10 मार्क्स बिल्कुल भी कम नहीं है। आपको ये 10 मार्क्स ऐसे सिक्योर करने हैं लाइक अ बटर ऑन द प्लेट। अब इन 10 मार्क्स को सिक्योर करने के लिए आपको कैसे पढ़ना होगा, एक पहले भी वीडियो में हम आपको ये बता चुके हैं, लेकिन आज फिर एक बार और बेहतर तरीके से और एक्सप्लिसिटली मैं आपको ये बताने वाली हूं, क्योंकि कल नोटिफिकेशन आ चुकी है और अब उसमें प्रॉपरली ये क्लियर हो चुका है कि कॉन्स्टिट्यूशन की वेटेजेस एग्जाम में क्या रहेगी। तो मुझे ऐसा लगा कि आज इस वीडियो की जरूरत जरूर थी। तो 10 मार्क्स को सिक्योर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी 10 आउट ऑफ 10 आए, ये जरूरी है ताकि आपको एज मिल सके। अब आपको कॉन्स्टिट्यूशन में कवर क्या करना है, अगर हम बात करें कि हमें पढ़ना कैसे है, हमें स्ट्रैटेजी कैसे बिल्डअप करनी है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के एरिया में हमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो छोड़ने ही नहीं हैं। जैसे कि प्रियम्बल। अगर प्रियम्बल की बात करें तो प्रियम्बल से रिलेटेड क्वेश्चंस जो आते हैं वो ये आते हैं कि प्रियम्बल में जो वर्ड्स दिए गए हैं लाइक सॉवरेनिटी, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सॉवरेन, ये वर्ड्स के मीनिंग क्या है। कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो कि बाद में अमेंडमेंट से ऐड हुए बाय 42nd अमेंडमेंट 1976। या फिर ये पूछा जा सकता है कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इनका मीनिंग क्या है और हम इन्हें कहां से सिक्योर कर रहे हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट प्रियम्बल, प्रियम्बल इज नॉट जस्ट अ mere introduction, but it is a mirror to the entire constitution, because whatever words are written there, be it justice, liberty, equality, fraternity, अगर हम इन्हीं 4 वर्ड्स की बात करें तो ये अपने आप में सिर्फ आपको शब्द दिख सकते हैं, लेकिन ये शब्द है नहीं। ये एक बहुत गहरा मतलब अपने अंदर रखते हैं। जब हम जस्टिस की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं, तो न्याय को सिक्योर करने के लिए जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, तो जब हम जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल की बात कर रहे हैं तो यहां पर हमारे फर्दर राइट्स आ जाते हैं कि हम इनको सिक्योर कैसे करेंगे, हम सिटीजन्स के लिए कैसे ये इनको प्रॉमिसरी बना रहे हैं। तो जब हम सोशल जस्टिस की बात करते हैं तो हम बात करते हैं दैट देयर विल बी नो अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस्ड, आर्टिकल 17, क्योंकि ये हमारा सोशल, सामाजिक न्याय है। हम सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं तो यहां पर आर्टिकल 17 आ जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूं। जब हम इकोनॉमिक जस्टिस की बात करते हैं तो हम बात करते हैं फेयर अपॉर्चुनिटी की, आर्टिकल 16, इक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जब हम बात करते हैं पॉलिटिकल की, सो वी टॉक अबाउट राइट टू वोट, दैट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो प्रियम्बल में लिखे जो वर्ड्स हैं ये सिर्फ केवल शब्द नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी दुनिया है जो कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी या फंडामेंटल ड्यूटीज या बाकी ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं जिनके थ्रू इन्हें डिराइव करते हैं। तभी तो प्रियम्बल प्रॉमिसरी सिटीजन के लिए है इन द मिडल पार्ट। अगर आप प्रियम्बल को देखें तो प्रियम्बल इज 3C। The first part is dedicated to country, the second part is dedicated to as a promise to citizen, and the third part is a resolution by constituent assembly that we are adopting this
Constitution on 26th day of November 1949 do hereby enact and give to ourselves this constitution. तो यहां पर ये जो हमारा प्रियम्बल है ये 3 C's में डिवाइडेड है। अब देखिए हमने एक शब्द से शुरू किया था और हम कितने सारे वर्ड्स में आ चुके हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल द फ्लरिशिंग ऑफ वर्ड्स। जब हमने प्रियम्बल से बात करना शुरू किया था और अभी तक तो हम सिर्फ इनके वर्ड्स के वेब में चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अभी जब हम और वर्ड्स में आ जाएंगे लाइक सेक्युलर, सॉवरेनिटी, ऑलराइट, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, तब हम इनके और मीनिंग समझते हैं कि हम इनको कहां से सिक्योर कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं डीपीएसपीज की, तो डीपीएसपीज में भी कई ऐसे जो प्रिंसिपल्स हैं जो स्टेट के लिए लिखे गए हैं, वहां से स्टेट उनको सिटीजन्स के लिए सिक्योर करती है। वहां पर भी आपके सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स हैं, गांधीयन प्रिंसिपल्स हैं, लिबरल प्रिंसिपल्स हैं, जहां से आप इन्हीं वर्ड्स को सिक्योर करेंगे। मैंने आपको बताया 3 तरीके से, सोशलिस्ट, गांधीयन, लिबरल। जब हम सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो हम बात करते हैं इक्वल वेजेस, वर्किंग एनवायरमेंट, मैटरनिटी बेनिफिट। जब हम गांधीयन प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो हम बात करते हैं विलेज पंचायत, फ्री फ्रॉम इंटॉक्सिकेशन। कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स आपने पढ़े होंगे। लिबरल, यूसीसी, द फर्स्ट place who has adopted this UCC model except Goa has become now Uttarakhand, the Uttarakhand civil code, the Uttarakhand uniform civil code। तो UCC लिबरल है। इस तरीके से हमने प्रिंसिपल्स में भी डिवीजन देखते हैं कि कौन से प्रिंसिपल सोशलिस्ट हैं, कौन से प्रिंसिपल्स गांधीयन प्रिंसिपल्स हैं, कौन से प्रिंसिपल्स लिबरल प्रिंसिपल हैं। तो जब हम किसी एक चीज को समझते हैं तो हम उसके डायमेंशन को समझते हैं। मैंने आपको बताया व्हेन वी अंडरस्टैंड एनी कॉन्सेप्ट वी अंडरस्टैंड ऑल इट्स डायमेंशंस। हम उसके हर डायमेंशन को समझते हैं। क्यों समझ रहे हैं? नाउ you'll ask me the question, ma'am, why all the dimensions? Because we have to clear the UP APO exam। क्योंकि जब यूपी एपीओ आपसे कॉन्स्टिट्यूशन में क्वेश्चन पूछेगा, so he'll run on the surface of every article which is important and relevant. If UP APO is going to ask you questions from preamble, then from preamble itself they are going to ask you multiple variety of questions. How? What is the meaning of justice? What is the meaning of liberty? What is the meaning of equality? What is the meaning of fraternity? Or they can even give you match the following. They can give you match the following. They'll ask you, you match. They can give you the match following. How? Match the following. Just let me frame one thing for you. For example, when they're going to match the following, they will, on one side, they'll write justice, liberty, equality, fraternity. All right. A kind of question which I'm formulating for you, and this might come also. Now, on the other side, they'll write the different part. All right. Here they can write liberty of thought and expression, of status and opportunity. Now, social, economic, political, assuring dignity of individual. Now, if you match the following, it is justice, social, economic, political. Liberty of thought. You are talking about liberty of thought. किस बात की फ्रीडम? किस बात का आर्टिकल 19? We are talking about freedoms. Liberty of thought, expression, belief, faith. Now, liberty does not mean freedom only. स्वतंत्रता freedom नहीं है। इस liberty के अंदर बहुत सारे concepts हैं। Liberty is about many things now. If you talk about liberty word only, अगर आप सिर्फ एक liberty शब्द को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो liberty word को समझने के लिए आप पढ़ते हैं आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 के साथ साथ पढ़ते हैं आर्टिकल 21।
आर्टिकल 21 एंड 19 के साथ पढ़ते हैं आर्टिकल 14। और जब आप इनके फेसेट्स को समझते हैं तो आप समझते हैं फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ पब्लिकेशन, फ्रीडम ऑफ अ जर्नलिस्ट, freedom of right to know, right to be known, right to information, right to privacy protection and many facets। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो सिर्फ मैंने आपको वो बताए हैं जो पेरीफेरी में अभी सिर्फ मेरे दिमाग में एक वेब क्रिएट कर गए हैं। Otherwise, when we talk about Article 19, it includes many things. When we talk about Article 21, it includes many things. Freedom किस किस बात की? But there will be absolute freedom? No, because absolute freedom corrupts you absolutely. So we'll have to read 19 too. Along with it, we have to read those restrictions also जो इस complete freedom को, absolute freedom को restrict भी करता है, that in what matters you cannot have the full liberty, in what matters you cannot have the full freedom, when it is a matter of contempt of court, when it is a matter of sovereignty, when it is a matter of friendly relations with other states, when it is a matter of enemy state and many other things, morality, immorality and etc etc। तो जब हम किसी एक वर्ड को समझ रहे हैं तो हम उसके वेब में जा रहे हैं। हम क्यों जा रहे हैं वेब में? ताकि आपके हर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का आंसर इसमें बन सके। अगर प्रियम्बल में से 5 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड बन सकते हैं तो वो 5 प्रियम्बल के क्वेश्चंस आपके सामने इस तरह होने चाहिए दैट फ्रॉम दीज 5 फैक्ट्स आई विल गेट द प्रियम्बल। इन्हीं 5 फैक्ट में से प्रियम्बल से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा या इन्हीं 10 फैक्ट्स में से प्रियम्बल का क्वेश्चन आएगा एंड आई विल जस्ट मार्क इट। अगर हम 10 फैक्ट्स लिख लेते हैं दैट व्हाट इज द सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अगर मैं आपको एक प्रियम्बल की ही बात बता दूं तो व्हाट इज द सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए पढ़ते कैसे हैं हम पढ़ते कैसे हैं ये आपको समझना ज्यादा जरूरी है। एग्जाम के करिकुलम में आपको टेस्ट मिलने वाले हैं, आपको मॉडल टेस्ट पेपर्स मिलने वाले हैं, आपको मॉडल क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, आपको मटेरियल मिलने वाला है। दिस इज अ ओल्ड स्कीम, हम इसके बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज इनहेरेंट। इफ यू हैव अ ह्यूमन बॉडी यू विल हैव योर पार्ट्स, इसको बताने की जरूरत नहीं है। मैं आपको ये बता रही हूं कि हम एग्जैक्टली उसको पढ़ने कैसे वाले हैं। अगर हम प्रियम्बल को पढ़ रहे हैं तो हमें प्रियम्बल में से क्या क्या जानना है। वी हैव टू नो द सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वी हैव टू नो द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। नेचर क्या है, व्हाट काइंड ऑफ इंडियन स्टेट इट इज। सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। 1 मार्क अचीव्ड। उसके बाद हमें यह जानना है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रियम्बल, व्हाट इज द डेट ऑफ अडॉप्शन। डेट ऑफ अडॉप्शन क्या है। I'll answer you everything, but I'm telling you how we have to study one thing, because we are not concerning, when we are reading the constitution, जब हम संविधान को पढ़ रहे हैं, संविधान को समझ रहे हैं, तो हम उसके उस इंटीग्रिटी पर जा रहे हैं जहां जहां से क्वेश्चन आएगा और गारंटीड आएगा। सोर्स क्या है, नेचर क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, डेट ऑफ अडॉप्शन क्या है, what is preamble about, what preamble is all about। What promise is made to citizen in the preamble। This question will be answered. Then what are the ideas? Then whether preamble is a part of constitution or not. Whether preamble is a part of constitution or not. It's the major question. And let me tell you, you can get a question from here. What is the series of judgments? When we talk about series of judgments, we talk about Shankari Prasad, we talk about Golaknath. All right, then we talk about Keshwanand Bharti case. Now, what is the series? किस series में हम बात कर रहे हैं?
What is this series of case? शंकरी प्रसाद ने क्या कहा, गोलकनाथ की केस में क्या कहा, 24th अमेंडमेंट ने क्या कहा, और उसके बाद केशवानंद भारती ने क्या कहा, और कौन सा डॉक्ट्रिन प्रपाउंड किया. तो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर. अब डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर? दैट यू कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बट नॉट द बेसिक स्ट्रक्चर. मीन्स that part cannot be altered or amended. उस पार्ट का संशोधन नहीं किया जा सकता है, अमेंड नहीं किया जा सकता है जो हमारे संविधान का पिलर है, जो हमारे संविधान की नींव है, जो हमारे संविधान का रूट है. हम उसे नहीं बदल सकते. बेसिक स्ट्रक्चर को हम कभी भी शब्दों में डिफाइन नहीं कर सकते हैं. इट कैन नॉट बी डिफाइंड इन वर्ड्स. लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? कि वो बेसिक स्ट्रक्चर है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का वो पिलर है, वो स्तंभ है जिसके बिना कॉन्स्टिट्यूशन इमेजिन ही नहीं किया जा सकता है. वो बेसिक स्ट्रक्चर है. अब इसकी सीरीज क्या है? इसी पर एक क्वेश्चन आ गया. व्हाट इज द सीरीज? व्हाट इज द क्रोनोलॉजी ऑफ द जजमेंट? कैसे क्रोनोलॉजी में जजमेंट्स आई? किस सीरीज में आई? पहले कौन सी आई? शंकरी प्रसाद आई, सज्जन सिंह आई, गोलकनाथ आया, देन 24th अमेंडमेंट आया, देन केशवानंद भारती आया, और फिर कोई केस आया. अब आपको ये सीरीज पता है, आपका एक मार्कअप शीट. तो देखिए, आपके जो क्वेश्चंस हैं वो किसी भी एक डायमेंशन को मैं या हम उस तरीके से सॉल्व करेंगे कि जब आप एक वर्ड पढ़ रहे हैं, अगर आप एक वर्ड पढ़ रहे हैं इक्वालिटी, तो इक्वालिटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं आपके, वो सब उसमें क्लियर हों, ताकि आपके अगर 20 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी इक्वालिटी से हैं तो वो आपके सॉल्व हो. आर्बिट्ररीनेस का मतलब क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज का क्या मतलब है? ईवी डाइसी ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था? रूल ऑफ लॉ क्या है? रूल ऑफ लॉ के 3 पार्ट्स क्या हैं? ये सब क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव है. इन विच केस इट वाज सेड दैट आर्बिट्ररीनेस इज एंटीथेसिस टू इक्वालिटी. आर्बिट्ररीनेस एंड इक्वालिटी आर स्वॉर्न एनिमीज. कहां था? या ऐसा कोई स्टेटमेंट भी है या नहीं है? अगर आपने ऐसा लेवल की पढ़ाई कर ली है ऑब्जेक्टिविटी के साथ, अभी तो हम मेंस में गए ही नहीं है, अगर हम इस ऑब्जेक्टिविटी के साथ इस सब्जेक्ट को पढ़ लेते हैं, एक क्वेश्चन आई गारंटी यू, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो अनआंसर्ड होगा, और आप बिना किसी आयोटा ऑफ डाउट के सारे आंसर्स ठीक बनाएंगे. तो इस क्लास का देखिए पर्पस क्या होने वाला है. संडे के मैराथन क्लास में, उस ओरिएंटेशन क्लास में भी आपको सभी टीचर्स ने मिलकर बताया था, लेकिन मैं आज फिर बता रही हूं दैट विल गिव यू आंसर्स टू ऑल क्वेश्चंस. सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको क्लास में दिए जाएंगे, सभी क्वेश्चंस डिस्कस होंगे. Whatever we will study in class, that will come in your paper. जो भी हम क्लास में पढ़ेंगे that will come in your paper. वही पेपर में आने वाला है. We are saying it with a guarantee. और क्यों गारंटी के साथ कह रहे हैं? बिकॉज वी आर एक्सपीरियंस्ड, और एक्सपीरियंस ऑलवेज काउंट मोर देन एनीथिंग. तो जो हम क्लास में पढ़ने वाले हैं वही आपके पेपर में आने वाला है. नॉट 99.9%, इट इज 100%. 100 whatever. एंड जो भी हम नहीं पढ़ रहे हैं क्लास में, इसका मतलब अगर किसी आर्टिकल या सेक्शन को आप ड्रॉप भी कर रहे हैं तो इसका मतलब कि वो रेलेवेंट या इंपॉर्टेंट नहीं है, जबकि ऐसा कुछ होने नहीं वाला है. बिकॉज यू आर गोइंग टू रीड एवरी इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट सेक्शन विच इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. किसी भी टॉपिक के जितने भी एक्सपेक्टेड डायमेंशंस हैं वो सब हम क्लियर करने वाले हैं, सब पढ़ने वाले हैं. आपको मैंने उदाहरण भी दिया है कि जब हम प्रियम्बल पढ़ रहे हैं तो हम वर्ड्स पर जा रहे हैं, और वर्ड्स के बाद हम उन आर्टिकल्स को टच कर रहे हैं जहां पर हम उन्हें देख पा रहे हैं. इससे ज्यादा एग्जामिनर नहीं जाएगा. ऑलराइट, देन इफ यू गो टू अदर पार्ट, तो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए we'll going to go for the questions which have come in APO and as well as PCS. ऑलराइट, तो मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानकारी देने में मैं समर्थ रही, और आपको कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर एक बहुत ही अच्छा इंसाइट मिला होगा दैट हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी. और जितने भी स्टूडेंट्स एनरोल्ड हो चुके हैं, देयर इज अ वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर यू, बिकॉज यू ऑल आर गोइंग टू क्लियर द यूपी एपीओ एग्जाम विद ऑल गारंटी. ओके, सो यू जस्ट हैव टू फॉलो. द ओनली स्टिपुलेशन विद दिस गारंटी इज दैट यू हैव टू फॉलो व्हाट वी आर सेइंग इन द क्लास. जो हम बोल रहे हैं वो आपको करना है, एंड यू आर गोइंग टू क्लियर द एग्जाम. ऑल राइट, सो थैंक यू वेरी मच. धन्यवाद. फिर से मिलेंगे और अब क्लासेस में ही मिलेंगे.